तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जहां तक पढ़ा था आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा, पहले जाकर आप उस वीडियो को देखकर अच्छे से आइए, तो आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने उसे पढ़ा था कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर जो किसी द्विध्रुव के कारण किसी अक्ष पर तीव्रता आती थी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। अगर किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में अगर तीव्रता यहाँ निकालते थे तो वहां पर तीव्रता आई थी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। दोनों में डिफरेंस क्या था, सिर्फ यहाँ पर P था, यहाँ पे कितना था 2P। ठीक है, अब थोड़ा बात समझ लेना मेरी। अक्षीय वाले को हम प्रतीक के रूप में मान लेते हैं, मान लेना कुछ मान लेना। यहाँ मान लीजिए अगर हम इसे लिख देते हैं EA, क्या लिखते थे EA, और इसको क्या लिखते हैं EB। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, इसको E रहने दो, इसको E' मान लो। ये कौन सा है, याद रखना कि ये निरक्षीय वाला है, ये कौन सा है, अक्षीय वाला है। अब अगर हम इन दोनों की तीव्रता में तुलना करना चाहें कि किसकी तीव्रता ज्यादा है, तो आप सिंपल से देख सकते हो। अगर हम समीकरण, इसे मान लो समीकरण नंबर 1 है, इसे मान लो क्या है 2 है, और अगर दोनों को डिवाइड करते समीकरण 1/2 से, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है भाई। E/, क्या बनेगा E', और उधर कितना आएगा, ये पूरा लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और 2p कितना बनेगा r³। उधर भी क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या p में r³। ये पूरा कैंसिल होगा, r³ उठ जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे तो E/E' = 2 आएगा, और ये भाग उल्टा बुरा में जाएगा तो E = 2E' बनेगा। इसका मतलब कुछ समझे, ये जो अक्षीय स्थिति में तीव्रता है और निरक्षीय स्थिति के तीव्रता की 2 गुनी है। यानी कि अगर उसी दूरी पर, मतलब एक ही समान दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो जो अक्षीय निकलेगी वो निरक्षीय वाली तीव्रता की 2 गुनी आती है। ठीक है, E' क्या है, निरक्षीय है, और E क्या है, अक्षीय है। ठीक है, और एक बात और करना कि अगर हम पूछें इन दोनों की तीव्रता का परिणामी कहाँ जाएगा, तो इनके बीच में जाएगा ना कहीं। E1 इधर है, E2 इधर होता है, तो जो E निकलता है इसमें E' नेट वाला परिणामी, इसकी डायरेक्शन इस द्विध्रुव के, अच्छा द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाए थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। मतलब P जो होता वेक्टर P, वैद्युत द्विध्रुव, उसकी दिशा -q से +q की ओर बताया था ना हमने आपको। तो यहाँ देखो इसकी दिशा इधर होगी, तो जो परिणामी होगी इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये बातें याद कर लेना, थोड़ा दिमाग लगा लेना, और ये बात नोट कर लो। अब समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी व्यापक बिंदु, व्यापक मतलब होता है कि ना हम अक्ष पे जाएंगे इस तरीके से, ना निरक्ष पे जाएंगे किसी और, कहीं यहाँ मान लो, या फिर यहाँ मान लो, यहाँ कहीं भी एक पॉइंट और लेंगे और उस पर तीव्रता निकालेंगे, उसे बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो अब हेडिंग लिखते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी व्यापक बिंदु, व्यापक मतलब होता है कि ना अक्ष पे ना निरक्ष पे, इसके अलावा कोई अन्य बिंदु लेना है। तो मान लेना एक वैद्युत द्विध्रुव, थोड़ा सा देखना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम मान लेना AB, जो -q, ध्यान समझना, वह +q से मिलके बना है। बीच की लंबाई मान लेना 2l, और इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लो यहाँ है O, और मध्य बिंदु O से r दूरी पर। अब अगर अक्ष पे होता इधर लेते, निरक्ष पे होता इधर लेते, लेकिन मान लो किसी अन्य बिंदु यहाँ पर पॉइंट P है, और इस द्विध्रुव से थीटा कोण पर, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर एक पॉइंट क्या है P स्थित है। अब इसी को बोलेंगे व्यापक बिंदु, और इसी बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी कि E = क्वेश्चन मार्क है। अब देखो भैया, इसे E निकालना है, तो इसे मान लेते हैं E नेट, टोटल कितना निकलेगा उसे निकालना है। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर E एक अक्ष होगा, एक निरक्ष वाला होगा, तो कई सारे हो रहे हैं, तो नेट निकालना है मुझे E वाला। अब देखो कैसे करेंगे, तो पहले हम इस द्विध्रुव का अगर देखें, इसमें डायरेक्शन किधर होगी, तो -q से +q की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण -q से +q की ओर होती है P।
अब इस P के लिए थीटा एंगल पर मान निकालेंगे, यानी कि हम इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटक में बांट देंगे, प्लस Q और कौन सा, सॉरी एक अक्ष वाला और निरक्ष वाला, मतलब ये जो है P इसको दो भाग में बांटेंगे, एक इधर और एक इधर। कैसे बटेगा आपको मालूम होगा, 11 में पढ़ा था। अगर मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, इसका अगर थीटा एंगल पर मान निकालेंगे तो ये आता है a cos थीटा। अगर a से थीटा एंगल पर कितना आएगा a cos थीटा, और अगर इस पर परपेंडिकुलर निकालेंगे a cos थीटा पे इधर 90 डिग्री तो कितना आता है a sin थीटा। यही इसमें लगाएंगे। अगर हम थीटा एंगल पर निकालेंगे, a वाला p है तो p का थीटा एंगल पर जो वैल्यू आएगी इधर कितना आएगा, इधर आएगा p क्या cos थीटा, कितना आ जाएगा p cos थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर इस पे 90 डिग्री निकालेंगे इस वाले मतलब p cos थीटा पे इस तरीके से, तो अगर 90 निकालेंगे तो कितना आएगा p sin थीटा, यानी कि इस पर अगर हम निकालेंगे 90 वाला ऐसे तो ये आएगा p sin थीटा, p sin थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखो ये p cos थीटा के लिए एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, और इसके लिए एक पॉइंट P एक अक्षीय स्थिति की तरह कार्य करेगा। और देखो अगर जो P sin थीटा है इसके लिए एक पॉइंट P एक निरक्षीय, समझे नहीं। अगर ऐसे द्विध्रुव है तो इसके लिए अगर हम देखेंगे इधर तो कोई ये जो होता है पॉइंट P, इसको बोलते हैं अक्षीय। तो देखो P cos थीटा के लिए एक पॉइंट P क्या होगा, अक्षीय स्थिति। तो हम इसके लिए अगर निकालेंगे तीव्रता, तो यहाँ पर जो पॉइंट P पर आएगी, इसको मान लो इधर देखो डायरेक्शन है कितना होगी, जो E निकलेगा अक्षीय वाला इसको मान लेते हैं E, ऐसे रह जो E है। जो O वाला E है यहाँ लिखते हैं, लिखो देखो P cos, ऊपर लिख रहे हैं ठीक है, तो P cos थीटा, अरे यार P cos थीटा के कारण P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इसके लिए ए एक अक्षीय स्थिति की तरह कार्य कर रहा है, तो अक्षीय स्थिति का फार्मूला E = 1/4πε0 2p/r³ होता है। तो यहाँ पर अगर हम अक्षीय के निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कितना होगा, देखो P तो P ऐसे रहेगा, E फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर अगर E निकालेंगे तो E = 1/4πε0, इधर देखो 2 ऐसे रहेगा P, वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण P होता था, यहाँ पर कितना है P cos थीटा है अक्षीय के लिए, तो कितना हो जाएगा P cos थीटा हो जाएगा। और नीचे R ए डिस्टेंस, ए वाली दूरी मान लेना यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है, इसे आपको R ही मानना है, यहाँ लिख दे रहे हैं ठीक है। ये दूरी कितना माननी है, R ही माननी है, तो R तो वैसे रहेगा तो r³ रहेगा ठीक है। एक क्या हुआ, इस P cos थीटा के लिए पॉइंट P पर इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर निकालेंगे कि इस जो P sin थीटा इसका A वाला घटक है, अगर ऐसे द्विध्रुव रहता है और उसके कारण अगर किसी पॉइंट को यहाँ पर लेते हैं जिसे बोलते हैं क्या, निरक्षीय है। अब देखो ये द्विध्रुव है, ये P sin थीटा, इसके लिए पॉइंट देखो निरक्षीय की तरह कार्य कर रहा है, तो इसके लिए एक P किस पे है, निरक्षीय पे है। तो हम पूछेंगे P sin थीटा के लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर निरक्षीय वाला फार्मूला लगेगा देखो, तो P sin थीटा के लिए के कारण बिंदु P पर, यहाँ लिख लेना भाई, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ अगर निकालेंगे इसको E' मान लेते हैं, पीछे बताया था अभी, इसको अगर मान ले, इसके लिए मान लो यहाँ पर E' है, तो इसके लिए जो तीव्रता होगी यहाँ पर वो निरक्षीय वाला कार्य करेगा। और फार्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 p/r। तो यहाँ पर देखो इसे लगा देंगे, तो यहाँ पर जो E = 1/4πε0 आएगा, यहाँ पर P कितना रहेगा इसके लिए, तो P sin थीटा है, तो P sin थीटा अपान में क्या हो जाएगा, r³। सही है ना, डिस्टेंस वही रहेगी r³। ए वाला इसके लिए क्या हो गया, निरक्षीय पे हो गया। अब अगर हम पूछें कि नेट कितना आएगा, देखो अच्छा बताओ, अगर इसके लिए पूछें तीव्रता की डायरेक्शन, अभी हमने आपको सिखाया था कुछ देर पहले कि यहाँ पर अगर निरक्षीय रहता है पॉइंट P पर, तो अगर यहाँ पर आप तीव्रता निकालते थे तो एक इधर थी दूसरी इधर थी, इसके जस्ट बीच में आती थी परिणामी वाला। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण -q + q था, यहाँ से P इधर था,
देखो इधर अगर P इधर होती है, मतलब निरक्षीय में अगर ध्रुव आघूर्ण इधर है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, उसकी परिणामी तीव्रता। यहाँ पर देखो P sin थीटा इधर है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। इधर देखो इधर हो जाएगी ना जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट में जो बनेगा वो हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो यहाँ पर E डैश जो बनेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, देखो सही है ना। अब यहाँ पर E इधर है जो अक्षीय वाला है और निरक्षीय वाला किधर है, E डैश इधर है। इन दोनों का परिणाम मुझे निकालना है। तो मान लो ए एंगल कितना है थीटा, और थीटा पूरा होगा कितना 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। अब देखो ये थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। हमें इसके जस्ट अपोजिट में लिए हैं तो E डैश इसके कारण तीव्रता है ये वाली निरक्षीय। अब देखो हमें निकालना है, अगर थीटा एंगल पर किसी भी परिणामी तीव्रता निकालनी होती है, एंगल कितना है इसे हम थीटा मान चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, E इक्वल टू वही आपको पता होगा। तो अगर हमें परिणामी निकालना है E नीट तो फार्मूला ही लगेगा कौन सा, E इक्वल टू E1 स्क्वायर। लेकिन यहाँ E1 नहीं है, यहाँ E1 मतलब क्या माने हैं, E मान ले हैं, और E2 कितना मान लिए हैं E डैश का स्क्वायर प्लस का 2E डैश कॉस थीटा। सही है ना। अब इस फार्मूले को लगाओगे तो अगर यहाँ से आप मान रखना चाहो तो E नेट कितना आएगा, देखो इसमें अगर आप ऐसे रूल रहना तो E की वैल्यू इतनी बड़ी है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और है 2p cos थीटा अपान में r क्यूब, इसके पूरे का स्क्वायर होगा। यहाँ पर E डैश की वैल्यू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p sin थीटा अपान में r क्यूब, इस पूरे का क्या होगा स्क्वायर होगा। और प्लस में देखो यहाँ जो E1 E2 रहेगा और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कितना है 90 और cos 90 यहाँ पर 90 होगा और cos 90 वैल्यू कितना होती है 0। जब cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो एक पूरा खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमें इसके कोई मतलब नहीं रहेगा 0 हो गया। अब अगर इसे सॉल्व करना है अब देखो अगर सॉल्व करना है तो E नेट कैसे निकलेगा, इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर रूट में आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p और नीचे r क्यूब, ये पूरा कॉमन दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कितना p अपान में क्या r क्यूब, ये पूरा स्क्वायर सहित हम कॉमन ले लेंगे। और बचेगा क्या इसके अंदर, फिर जब ये चला गया बचा क्या, यहाँ बचा है 2 और नीचे क्या बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा 2 बचा है, ऊपर क्या बचा है cos थीटा। देखो एक p चला गया लेकिन 2 बचा है cos थीटा और इसका क्या स्क्वायर, और प्लस में क्या है, प्लस में देखो यहाँ बचा है क्या, चला गया बचा क्या sin थीटा बचा और उसका क्या बचा स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखो E नेट निकालना है तो यहाँ पर इस ए स्क्वायर में है तो बाहर रूट में अगर एक बार आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब, अंदर देखो रूट के अंदर बचा क्या, रूट के अंदर बच गया बबुआ एक 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर थीटा और साइन की क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है ना इतना। अब यहाँ से E नेट अगर फाइंड करना चाहते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहना देना p अपान r क्यूब। इसको देखो 4 cos स्क्वायर थीटा है, इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, 3 1 4 ही होगा ना, और प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसे। तो E नेट कितना आ जाएगा, E नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो p अपान r क्यूब बबुआ देख एक 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा और आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होगी 1, तो ये पूरा कितना हो गया 1। अब देखो यही फार्मूला हमारा आ गया किसी भी व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ से थीटा क्या है, ए वाला एंगल है, ध्यान रखना ये थीटा कौन सा एंगल है, ए वाला। ठीक है। अच्छा देखो अगर हम पूछें कि इसकी दिशा अगर निकालनी हो परिणामी वाली, तो जो परिणामी जाएगा E और E डैश का, E नेट का इसी बीच जाएगा कहीं, जो E नेट जाएगा उसकी दिशा ही होगी नहीं ना। अगर उसको निकालना है तो मान लेना ए वाला एंगल अल्फा है, क्या है अल्फा। अगर इसको अगर निकालना चाहो तो E नेट की अगर डायरेक्शन निकालना चाहोगे तो E नेट इक्वल टू देखो कैसे निकलेगा, आपको अल्फा निकालना है तो सूत्र लगा लेना। देखो अगर थोड़ा सा मिटा दें इधर, ध्यान समझना, ए वाला क्या है
ई है और ये अल्फा एंगल है और इधर कितना है ए डैश है। अब ध्यान समझ लो, अगर हम इसे निकालना चाहेंगे तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें इधर तो ई डैश है तो ए भी कितना बनेगा, ए डैश बनेगा, इधर ई बनेगा, ये समझे। ए वाला कौन सा होगा, ई डैश ही होगा वेक्टर फॉर्म में, तो ए ई डैश ई दोनों का अगर इसके पूर्ण सामने क्या होगा, लंब आधार क्या लगता है टैन थीटा। तो टैन थीटा कितना है अल्फा और लंब कितना होगा, तो लंब यहाँ पर ई डैश होगा और आधार में कितना होगा ई। अरे भाई देख कोण सामने लंब तो ई डैश, ए अगर ई डैश है तो ई डैश रहेगा, आधार क्या रहेगा ई। तो यहाँ से टैन अल्फा की अगर डायरेक्शन निकालना चाहोगे तो ई डैश अपान में ई रखना है। ई डैश क्या है, ई डैश पूरा ए वाला है और ई क्या है ए वाली है, इसकी वैल्यू रख दे के काट सकते हो आप, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर आप हाँ एक बात और नोट कर सकते हो, अगर आप समझना चाहो तो हम अगर आपको समझाएं कि अक्षीय निरक्षीय के लिए इस फार्मूले को अगर अप्लाई करें, देखो आपको पता है कि अगर अक्षीय पे लेंगे तो वहाँ अक्ष पे ए वाला डायरेक्शन होगी और वहाँ पर जब ए पॉइंट इस पर पहुँचेगा तो ए थीटा कितना होगा 0 और थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी। अगर अक्षीय के लिए बात करें तो अक्षीय के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0। अक्षीय में थीटा क्या होता है, ए वाला पॉइंट यहाँ पर होता है, ए 0 होता है। अगर यहाँ पर रखोगे 0 तो cos 0 वैल्यू 1 होती है और अगर 1 होगी तो ए बचेगा 3, कितना बचेगा 3 ना, यहाँ 3 1 3 3 1 4 तो रूट 4 आएगा और रूट 4 की वैल्यू कितना आएगी 2। तो जाके फार्मूला वही बन जाएगा क्या, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देख लो कर दें कि ये पान कितना रहेगा r³ है, अगर यहाँ पर 0 रखोगे तो ए बनेगा कितना 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस का 1 और 0 की वैल्यू कितना होती है 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना होगी 1, तो 1 का स्क्वायर भैया 1 ही होगा, कोई मतलब नहीं है, तो 3 बचा और 3 1 प्लस कितना होगा 4 और 4 का रूट कितना आएगा फिर 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 हुआ, 4 का 2 आया, बाहर कितना रहेगा r³, सॉरी तो ये निरक्षीय वाला बन गया। अगर आपको अच्छी निरक्षीय में लगाओगे तो निरक्षीय के लिए फार्मूला होता है थीटा कितना होता है, निरक्षीय में थीटा की वैल्यू कितना हो गया होगा 90 डिग्री। निरक्षीय में ए पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुंचने पर थीटा कितना होगा 90 डिग्री। देखो अगर एक पॉइंट पी यहाँ पहुंच जाएगा तो 90 कितना होगा थीटा 90 डिग्री होगा और थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगी तो यहाँ पर रखोगे, देखो cos 90 वैल्यू कितना होती है 0, तो ए 0 हो जाएगा, तो ये 3 0 हो गया, बचा क्या 1, जब 1 बचेगा तो गुणा हो जाएगा, तो मतलब ए 0 हो गया 1 बचा और गुणा करने पर ई नेट जो बनेगा वो बन जाएगा कितना, ई नेट = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए 0 हो चुका है तो 1 बचा है, मल्टीप्लाई होगा तो पी अपान में क्या बचेगा r³। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ना कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करना और इस वीडियो को अगर ना समझ में आए दोबारा फिर से देखना। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।